हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मे 24 एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। MTP 1 में आपको करा चुका हूँ, ये हमारा MTP 2 है। ये है आपका अप्रैल सीरीज। मार्च की सीरीज हो गई थी हमारी, अप्रैल की सीरीज हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है MTP के वही दो हिस्से, 30 मार्क्स का MCQ, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। पेपर के दो हिस्से 30-70। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इस MTP में कुछ मिला आपको। MCQ तो मेरे को डिस्कस करना ही है, वो तो आपको एक कहानी सुनाएंगे, उसके बेसिस पे MCQ हम अभी 2 मिनट में टैली कर देते। बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो मुझे कुछ नया मिला नहीं। मैंने अपनी क्लास बुक का क्वेश्चन आपको बता देना है कि ये है, ये है, ये है। सब या तो सेम है या सिमिलर है, आपने पढ़े हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। MTP भी आपके पास है, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। जब मैं ये वीडियो का लिंक आपको भेजूंगा तो नीचे इसके नोट्स भी होंगे, तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी नया मेरे को मिला नहीं बेटे, सिर्फ MCQ मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है। ये देखो, हम बात कर रहे हैं MTP नंबर 2 सीरीज अप्रैल की है। ये हमारा ग्रुप 1 है जी। पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है। 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है इसका MCQ, दूसरा पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव। हम पार्ट 1 में खड़े हैं जो कि कंपलसरी है। 30 मार्क्स के MCQ। तो मैं बेटे जरा इसमें क्वेश्चन आपको रीड कराता हूं। ये हमारा फर्स्ट केस है सर। ये जो केस सिनेरियो दे रखा है इन्होंने, ये फर्स्ट केस है। मार्स लिमिटेड कंपनी का नाम बता रहे हैं, इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, बहुत बढ़िया जी, विच इज स्टार्टिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री के लिए पहले तो जमीन खरीदेंगे, फिर उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, तभी तो फैक्ट्री बनेगी। इट हैज commenced construction of the plant on 1st April 23 and has incurred following expenses। मैं डेट नोट कर लूं, भूल ना जाऊं। 1/4/2023 को इन्होंने काम शुरू कर दिया है। commenced एक्टिविटीज, बहुत बढ़िया जी। चलो आगे चलते हैं। फिर इन्होंने और क्या क्या किया। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने सबसे पहले एक लैंड परचेज की है जी, 50 लाख की। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि फैक्ट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मैं बोलूंगा लैंड आएगी, प्लांट एंड मशीनरी आएगी। तो 50 लाख की जो लैंड है वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है। तो लैंड तो परचेज करनी पड़ेगी, फैक्ट्री का हवा में खड़ी करोगे। सेकंड पॉइंट में आगे जी, इट इनकर्ड 35 लाख रुपीज फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द प्लांट। 50 लाख की इन्होंने लैंड ले ली, बहुत बढ़िया जी। 35 लाख की को मशीनरी लेबर वगैरह लगा दी। 85 लाख रुपीज ये खर्च कर चुके हैं फैक्ट्री बनाने में। बिल्कुल ठीक बात है जी, आगे चलते हैं। द कंपनी इनकर्ड ₹10 लाख फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एट दिल्ली। 10 लाख रुपए के इन्होंने कोई हेड ऑफिस एक्सपेंसेस किए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये अच्छी बात करते करते ट्रैक से कैसे उतर जाता है। बात हो रही है फैक्ट्री बनाने की और फिर हमें बता रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंस। अरे भैया, हेड ऑफिस के एक्सपेंस फैक्ट्री से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। हेड ऑफिस के खर्चे तो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। हेड ऑफिस में स्टाफ बैठा है, उनको सैलरी देनी है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग का या तो डेप्रिसिएशन या किराया, अपनी है तो डेप्रिसिएशन, किसी किराए पे ले रखी है तो किराया। तो हेड ऑफिस के खर्चे तो P&L में जाते हैं, उसे हम फैक्ट्री की कॉस्ट में। फैक्ट्री लगा रहे हो आप गांव में, किसी विलेज में, हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली के खर्चे विलेज के खर्चों में थोड़ा ना मिलेंगे। अरे बेकार की बात कर रहा है। कहता है जी उसमें हेड ऑफिस का रेंट है, हेड ऑफिस के स्टाफ की कॉस्ट है, हेड ऑफिस का कोई मेंटेनेंस है। ऐਵੇਂ घुमाया जा रहा फालतू की बात। हेड ऑफिस के खर्चों का फैक्ट्री की कॉस्ट के साथ क्या लेना देना। बात हो रही है फैक्ट्री बनाने की। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे कहता है जी, द कंपनी बोरोड 25 लाख रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट
एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 23। बिल्कुल सही बात है। AS 16 कहता है आपको कि अगर आप कोई एसेट बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उसका ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हैं। 25 लाख रुपए का लोन लिया आपने 12% पर एनम के हिसाब से, और लोन लिया भी आपने 1/4/23 को है। जैसे ही काम शुरू किया वैसे लोन ले लिया आपने। तो अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो 12% पर एनम का मतलब 1% मंथली। तो 25 लाख रुपए का 1% 2.5 लाख रुपए महीने का ब्याज है आपका। दूसरा तरीका, 25 लाख को 12% से मल्टीप्लाई करो। 25 लाख को 12% से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 25 लाख को 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख। 3 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो 25,000। तो 25 लाख का 1% 25,000 रुपए महीना या 3 लाख रुपए साल का, एक ही तो बात है। वो शायद मैं 2.5 लाख कह गया था, 25,000 है। 25 लाख का 1% 25,000 रुपए महीने ब्याज का मीटर चल रहा है आपका। तो जितने महीने काम चलेगा उतने महीने का ब्याज कैपिटलाइज कर देंगे 25,000 से गुना करके, क्या दिक्कत है? आगे क्वेश्चन कहता है जी, डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी incurred travel and meeting expenses 5 lakh rupees during the year for arranging this loan। इस लोन को अरेंज करने के लिए 5 लाख रुपए ट्रैवलिंग में खर्च कर दिए, मीटिंग्स में खर्च कर दिए, तब जाके ये लोन मिला है। अब बच्चे का मेरे पास आया मैसेज कि जिंदल सर आपने बताया था AS 16 में बोरिंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, और अदर कॉस्ट में एंसिलरी कॉस्ट आती है, जिसमें आपने बताया था फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लोन। बिल्कुल बोला था मैंने। तो जिंदल सर क्या ये 5 लाख रुपए एंसिलरी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? क्या इसको हम ब्याज के साथ जोड़ेंगे? क्या इसको मिला के बोरिंग कॉस्ट निकलेगी? निकलनी तो चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला था एंसिलरी कॉस्ट लेनी है, डिस्काउंट प्रीमियम लेने हैं, लेकिन टोटल नहीं लेने, अमोर्टाइज्ड पार्ट लेना है आपको। लोन के ड्यूरेशन में उसको अमोर्टाइज करने होता है। अगर लोन 5 साल के लिए है तो 1/5 लेना है, लोन 10 साल के लिए तो 1/10 लेना है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट में रिडीमेबल है तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल की रेशियो लेनी है, बताया तो था। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि लोन कितने साल का है, तो मैं इसका अमोर्टाइज्ड पार्ट निकाल ही नहीं सकता। तो मैं पूरी फिगर को कैसे बोरिंग कॉस्ट में ले लूं? मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स होते कि मैंने लोन कितने साल के लिए लिया है तो मैं उसका अमोर्टाइज्ड पार्ट निकाल लेता। तो ये खर्चा वैसे एलिजिबल तो है, लेकिन इसका अमोर्टाइज्ड पार्ट ना निकलने की वजह से हम इसको ले नहीं सकते, क्योंकि सारी फिगर इकट्ठी लेनी तो गलत है। अच्छा, तो मैं ब्याज तो लूंगा, लेकिन मुझे ये अमोर्टाइज्ड पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं 25 लाख का लोन है, सीधा 5 लाख खर्चे में कैसे डाल दूंगा? अमोर्टाइज्ड पार्ट निकालने के लिए ड्यूरेशन नहीं है आपके पास। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, ऑन 1 नवंबर 23 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7 महीने हो गए हैं काम चलते हुए। 1 नवंबर को क्या हुआ? द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट वर interrupted as the local people along with the activists have raised issues relating to the environmental impact of the plant being constructed. Due to the agitation, the construction activities came to stand still for 3 months। 3 महीने के लिए काम रुक गया। लोगों ने सर दंगे कर दिए, तुम्हारा प्लांट यहाँ गंदगी फैलाएगा, ये है वो है। लोग हमारा काम नहीं होना, प्लांट ही नहीं बनने दिया। सिंगूर इलाके में टाटा अपनी गाड़ियों का एक प्लांट डाल रहा था, वहां के लोकल लोगों ने भगा दिया टाटा को। आज पछता रहे हैं कि यार फैक्ट्री लग जाती तो यार डेवलपमेंट आ जाता। तब वहां के जो नेता थे उनकी बातों में आके उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट होने नहीं दिया। ये तो लोगों को सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में। तब तो मौके पे तो किसी की बात में आके कोई भी कदम उठा लेते हैं हम। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें, नवंबर काम रुक गया, दिसंबर काम रुक गया, जनवरी काम रुक गया 3 महीने के लिए। तो जब तक आपकी एक्टिविटीज रुकी रहेंगी
वो आपका सस्पेंशन पीरियड है। सस्पेंशन का ब्याज तो कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, वो तो P&L में जाएगा। तो काम कितने महीने चला? अभी 7 महीने चला है। अच्छा, आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs द एजिएशन वाज ओवर बाय February 28, 24। फिर काम 3 महीने क्यों? 4 महीने रुका रहा। 28 फरवरी को जाके बात सेटल हुई है, 3 महीने क्यों? गलत कह रहा है 3 महीने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 28 फरवरी, 4 महीने काम रुक गया आपका। तो फिर एक मार्च का महीने काम होगा। एंड द वर्क रिज्यूम्ड, इसका मतलब प्लस एक और मार्च का महीना आ जाएगा जिसमें काम हुआ आपका। तो टोटल 8 महीने। अगर एक महीने का ब्याज 25,000 रुपए है, 25 लाख का 1%, तो 8 महीने का ब्याज 2 लाख रुपए आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और ये 5 लाख का अगर मुझे ड्यूरेशन पता होता, मैं इसका अमोर्टाइज्ड पार्ट निकाल सकता कि लोन कितनी देर के लिए, तो मैं उसका भी पार्ट निकाल के 2 लाख में ऐड कर लेता और उसे बोरिंग कॉस्ट बोलता। पर मैं अमोर्टाइज्ड पार्ट नहीं निकाल पा रहा, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। However, to balance the impact on environment, the government ordered the company to install certain devices for which the company had to incur 6 lakh rupees in the March। सरकार ने बोल दिया कि ऐसा करो, अगर एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है तो कुछ डिवाइसेस स्पेशल टाइप के लगाओ ताकि एनवायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे। तो 6 लाख रुपए के डिवाइस हमें लगाने पड़े, तो फैक्ट्री की कॉस्ट में वो भी जुड़ जाएंगे। तो फैक्ट्री की कॉस्ट में एक तो 2 लाख का ब्याज आएगा, एक 6 लाख के डिवाइसेस आएंगे। तो मेरी जो फैक्ट्री है ये मेरे को पड़ेगी 93 लैक्स की। 50 लाख की लैंड है, 35 का प्लांट है, 2 लाख का ब्याज है, 6 लाख के स्पेशल डिवाइसेस हैं जो सरकार ने ऑर्डर किए हैं। तो मेरे को 93 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कहते हैं जी 10% है, तो मैं इस पे 10% लगा दूंगा। 10% लगाओगे कब? 31 मार्च तक तो आपका काम ही चलता रहा। लिखा तो हुआ है कि मार्च में काम रिज्यूम हुआ। 28 फरवरी को तो आपका जो लोगों का प्रोटेस्ट था वो खत्म हुआ है, मार्च में काम रिज्यूम हुआ। तो 31 मार्च को तो आपका काम ही पूरा हुआ है। भी मार्च का महीना काम चला है, 31 मार्च को आपका प्लांट रेडी हो गया। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 10%, ये डेप्रिसिएशन लगाओगे कितने दिन के लिए? आंसर इज 0। डेप्रिसिएशन निकल ही नहीं सकता। 31 मार्च को तो काम पूरा हुआ आपका। अप्रैल में शुरू हुआ, नवंबर तक ठीक ठाक चल रहा था, नवंबर में दंगे हो गए, 4 महीने आपका काम रुका रहा। मार्च में बड़ी मुश्किल से काम पूरा किया, 8 महीने काम, 4 महीने रुका रहा, 8 महीने चलता रहा। तो 31 मार्च को तो आपका प्लांट तैयार हुआ, डेप्रिसिएशन काहेगा? तो रेट आपको दे रखा है लेकिन डेप्रिसिएशन 0। 93 लाख इंटू 10% कितने दिन का? 0/365 डेज। सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं एमसीक्यू पे आता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन? पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट? बताओ ऐसा कौन सा खर्चा है जो कॉस्ट में नहीं आ सकता? तो शुरू में मैंने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कटवाए थे आपको, ये रहे। सिर्फ एक हेड ऑफिस की कॉस्ट है जो नहीं आ सकती, बाकी तो सब आ ही सकता है। लैंड आ सकती है, मटेरियल आ सकता है, ब्याज आ सकता है, स्पेशल डिवाइसेस आ सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है जी। कॉस्ट ऑफ लैंड ये तो अलाउड है, मटेरियल ये भी अलाउड है, बोरिंग कॉस्ट ये भी अलाउड है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आ सकते सर। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो हेड ऑफिस के खर्चे का आपकी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर है सी। दूसरा एमसीक्यू आ गया सर। हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज? अभी बताया तो था 2 लाख रुपए। ये रहा जी 2 लाख रुपए। 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12। और ये 8 महीने क्या थे? अप्रैल टू अक्टूबर और 1 मार्च का महीना। 8 महीने, 25,000 इंटू 8। The total cost of the plant as on 31st March, टोटल कॉस्ट 93 लाख रुपीज। ये रहा जी 93 लाख रुपीज। अभी बताया तो था 50 की लैंड है,
35 का प्लांट है, 2 लाख का ब्याज है, 6 लाख के डिवाइस है। सिंपल सा हिसाब है। The amount of depreciation to be charged for the year March nil। डेप्रिसिएशन बनता ही नहीं, जब डेप्रिसिएशन बनता नहीं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? बात खत्म हो गई। 4 क्वेश्चन है, चारों खत्म। मैं आगे अगली केस स्टडी में क्या कहता है जी बताओ। ये ना सर, ये जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बनाया, ये इनको बनाना नहीं चाहिए था। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बनाया इन्होंने। और शायद आपको याद हो, कैश फ्लो में लास्ट में जाके एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट। और वो क्या था कि अगर कोई कैश फ्लो बैंकिंग कंपनी बनाएगी या कोई एनबीएफसी बनाएगी, तो बैंक का काम है लोगों को लोन देना और लोगों से डिपॉजिट लेना। तो बैंक के लिए या एनबीएफसी के लिए ब्याज कमाना या ब्याज खर्च करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। जब भी किसी बैंक को या एनबीएफसी को इंटरेस्ट मिलेगा या वो इंटरेस्ट पे करेंगे किसी भी तरह से, किसी भी रीजन से, वो ऑपरेटिंग नेचर का माना जाता है। तो इन्होंने ये केस स्टडी एनबीएफसी के लिए बना दी और कैश फ्लो पूछ रहे हैं। तो कैश फ्लो पहले पूछेगा ब्याज आ रहा है, फिर कहेगा ब्याज जा रहा है, बताओ क्या नेचर है? ऑपरेटिंग है भाई साहब। फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस तो होता ही ऑपरेटिंग है। एक छोटे से पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, और इसीलिए मैं ये बातें डिस्कस करता रहता हूं क्लास के अंदर, जिसको आप कहते हो सर आप फालतू बोल रहे हो, फालतू बोल रहे हो। Beloved Finance Limited is a financial enterprise। फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस, या तो ये बैंक होगा या एनबीएफसी होगा। विच इज इन द बिजनेस ऑफ lending loan to small businesses and earn interest on loan। फाइनेंशियल नेचर का मतलब ये होता है कि लोगों से या तो डिपॉजिट लेंगे या लोगों को लोन देंगे, ब्याज आएगा या ब्याज जाएगा। किसी भी तरह का ब्याज आप खर्च करो, किसी भी तरह का ब्याज आप कमाओ, वो आपका ऑपरेटिंग नेचर है। मैंने आपको बताया था, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक में आपका खाता है, सेविंग अकाउंट है, कोई आपका एफडी अकाउंट है, आपका कोई करंट अकाउंट है, तो बैंक उस पर ब्याज आपको देगा। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, आपने कोई लोन ले लिया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उस पर वो ब्याज लेगा। बात समझ में आई? चलते हैं आगे, क्या कहता है जी। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लेंड 50 करोड़ रुपीज एंड अर्नड 1.5 करोड़ एज इंटरेस्ट ऑन लोन। 50 करोड़ के लोन बांट दिए और उस पर 1.5 करोड़ का ब्याज कमा लिया। और मेरे से पूछ रहा है पहले एमसीक्यू में, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्नड ऑन लोन्स। बताओ जी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो ये कोई कहने की बात है? ये लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कोई कहने की बात है? ए पॉइंट। मैं अगले पॉइंट में चला गया। द कंपनी हैड सरप्लस फंड्स ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने कुछ पैसा कमाया। इन्वेस्टेड देन इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड अर्नड इंटरेस्ट ऑन एफडी 20 लाख रुपीज। ब्याज फिर कमाया, किसी को लोन देके कमाओ, एफडी से कमाओ। जब फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, तो ब्याज हमेशा ऑपरेटिंग ही रहने वाला है। अगर एक सिंपल कंपनी होती तो एफडी के ऊपर ब्याज आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, पर फाइनेंशियल नेचर के लिए ये चलता ही रहता है इनका, ब्याज का आना ब्याज का जाना। तो अगर आप मुझसे सेकंड एमसीक्यू पूछेंगे, ये इनका सेकंड एमसीक्यू है। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20 लाख ऑन एफडी। बताओ जी कौन सी नेचर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहीं से भी ब्याज आए, कहीं से भी ब्याज जाए, ऑपरेटिंग 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 खेलते रहो बस। और अगर ये मैं एफडी किसी नॉन फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस की बात करता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मेरी कंपनी अगर एफडी करा के ब्याज कमाएगी तो मेरी कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा, क्योंकि एफडी एक इन्वेस्टमेंट है और उस पर ब्याज इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये सब बातें बेटा डिस्कस की हुई है हमने। ये क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, पता नहीं।
द कंपनी हैज ऑल्सो एक्वायर्ड अ गोल्ड लोन यूनिट 10 करोड़ रुपीज। ध्यान से पढ़ना, इन्होंने कुछ एक्वायर किया है, गोल्ड लोन यूनिट 10 करोड़ रुपीज। ये बात हो गई एक तरह से बिजनेस एक्वायर करने वाली बात। हमने किसी का बिजनेस खरीद लिया और उसको पीसी दे दिया। तो जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम जो पीसी देते हैं, अब आप किसी का गोल्ड लोन यूनिट लेके आए हो, मान लो एक कंपनी है मन्नापुरम गोल्ड लोन, मैं वो कंपनी खरीद लेता हूं तो उसके सारे एसेट्स मेरे पास आ जाएंगे और उसके बदले में मैं उसको पीसी दे दूंगा, तो ये क्या है? इन्वेस्टिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है। मैं किसी का बिजनेस खरीदने जा रहा हूं, किसी के शेयर खरीद लिया आपने, अच्छा, तो ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कंपनी एक्वायर्ड गोल्ड लोन यूनिट 10 करोड़ रुपए। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट विल बी डिस्क्लोज्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने ये पैसा किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मैं किसी कंपनी को अगर एक्वायर करता हूं, कंपनी एक्वायर करने का मतलब उसके सारे एसेट्स मेरे, उसकी सारी लाइबिलिटीज मेरी, मतलब नेट एसेट्स मेरे, मैंने नेट एसेट्स खरीदे हैं तो उसके लिए पैसे दूंगा तो वो इन्वेस्टिंग है। एसेट्स में जब भी पैसा लगाओगे वो तो इन्वेस्टिंग ही रहेगा। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का ब्याज पे तो फर्क पड़ता है, बाकी सब चीजें तो वही है, उधार लेना, इन्वेस्ट करना। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक और पार्ट है जी, द कंपनी पेड अ टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 lakhs पर ईयर। कंपनी ने इनकम टैक्स पे किया है 75 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स पे करना तो हमेशा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। वो अगर कैपिटल गेन टैक्स दे रखा हो तो इन्वेस्टिंग में चला जाता है, नहीं तो इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग होता है। लेकिन एक लाइन पढ़नी रह गई बेटे, एक लाइन पढ़नी रह गई, ये देखो, द कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन 15 करोड़ टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। आपने कस्टमर को पैसा नहीं दिया, कस्टमर को पैसा देना ऑपरेटिंग होता है। आपने किसी सब्सिडरी को पैसा दिया है, तो जब भी हम किसी सब्सिडरी को लोन देंगे वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सब्सिडरी के शेयर खरीदोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी को लोन देना इन्वेस्टिंग, किसी से लोन लेना फाइनेंसिंग। कस्टमर को लोन देना, कस्टमर से डिपॉजिट लेना ऑपरेटिंग। तो अगर कोटक महिंद्रा अपने कस्टमर से ट्रांजैक्शन करेगा तो ऑपरेटिंग है। अगर कोटक महिंद्रा अपनी किसी सब्सिडरी को पैसा उधार दे देगा फिर वो तो इन्वेस्टिंग में आएगा ना। आप किसी सब्सिडरी के शेयर ले लो, आप उसके डिवेंचर ले लो, आप उसको लोन दे दो, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो अच्छा, तो ये देखो ना आगे को क्या 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं इन्होंने, ये देखो, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द टोटल इनकम टैक्स 75 lakhs पेड डिस्क्लोज्ड एज। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनकम टैक्स पे करना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ना। इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड in relation to interest free loan 15 crore provided by company to its subsidiary? If yes, as per which accounting standard? अगर आप अपनी सब्सिडरी को 15 करोड़ का लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री, बताओ अगर कोई डिस्क्लोजर चाहिए तो कौन से एएस में चाहिए? Yes, disclosure is required to be made as per AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर की बात हो रही है, डिस्क्लोजर की। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो रिपोर्टिंग होती है, डिस्क्लोजर होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ये डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट, वो रिपोर्टिंग में आता है। तो AS3 में तो कोई नोट्स टू अकाउंट्स बनते ही नहीं, ये तो कैश फ्लो रिपोर्ट होती है।
Yes, disclosure is required to be made as per AS 13. नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। नहीं, आपका आंसर समझ चुके हो, आंसर पता है आपको। यस, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये सबसे ज्यादा वाइबल आंसर है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होते हैं, डिस्क्लोज होते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है आपको। तो AS 18 में डिस्क्लोज होगा ये, और कहां डिस्क्लोज होगा? देखो आप, आपकी नॉलेज टेस्ट कर गया यहाँ पे। ये एक ढंग का MCQ बनाया है इसने, ये एक अच्छा MCQ था। ऊपर वाले तो छोटे छोटे थे। अच्छा जी सर, फिर आ गया ये अगले पे। ये तो बायबैक रिलेटेड है जी। फिर बायबैक पूछ लिया। बायबैक तो हमारे लिए वैसे ही आसान काम है। पिछली MTP में भी बायबैक था, इसमें भी बायबैक है। देखते हैं, चलो ये ऊपर की कहानियां पढ़ लेना, मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी के पास? 30 लाख की है। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। ESC 30 लाख रुपए की है, बहुत बढ़िया। और 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस है इनके पास कितने का? 49 लैक्स का। पर मुझे 49 लाख का टोटल नहीं देखना, मुझे ब्रेकअप देखना है। इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है सबसे पहले जनरल रिजर्व 3250 का, GR अलाउड है 3250 का। फिर इनके पास क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम बायबैक में फ्री रिजर्व माना जाता है, सेक्शन 68 में पावर दे रखी है इसको, मैंने ये भी ले लिया। एक इनके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने P&L भी ले लिया 430 का। फिर इनके पास है रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये नॉन कैश रिजर्व होता है, ये नहीं लेना। सबको पता है रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्या यूज है, AS 10 पढ़ के आए हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व को सिर्फ आप अमोर्टाइज कर सकते हो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के बराबर आपके GR में। रीवैल्यूएशन नॉन कैश होता है। तो मेरे पास जो इक्विटी पड़ी है वो कितनी पड़ी है? 62, 68, 68, 72, 80, ये मेरे पास इक्विटी पड़ी है, ठीक है। अब बताओ लोन फंड्स कितने पड़े हैं आपके पास? मेरे पास लोन फंड्स पड़े हैं जी 42 लाख के, बहुत बढ़िया जी। मेरे पास लोन्स पड़े हैं 42 लाख के, ठीक है जी, 42 लाख के लोन हो गए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बायबैक डिसीजन, कंसिडरिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड मार्केट कंडीशन, कुमार लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट अ बायबैक। और मार्केट प्राइस क्या है जी? 30 रुपीज का, ये बायबैक प्राइस हो गया, ठीक है। आगे, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज, कुमार एम्स टू असेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इट कैन परचेज while maintaining a prudent debt equity ratio। प्लीज ध्यान रखना, ये MCQ डेट इक्विटी रेशियो का है। तो जितने भी क्वेश्चन ये आपके सामने रखेगा वो डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से रखेगा। तो आपको रिसोर्स टेस्ट नहीं करना, आपको शेयर टेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ डेट इक्विटी टेस्ट करना है। तो डेट इक्विटी टेस्ट के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। वो एक्स वाली इक्वेशन बनेगी, बाय यूटिलाइजिंग डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द कंपनी सीक्स दी, काफी चीजें पूछेगा आपसे बेस्ड ऑन दी अबव। बताओ पहला MCQ क्या है जी, बताओ। व्हाट इज द मिनिमम इक्विटी कुमार नीड्स टू मेंटेन? बताओ जी कितनी इक्विटी मेंटेन करनी पड़ेगी? तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला है (2). तो अगर आपको इक्विटी निकालनी है तो डी ये बनेगा, डेट आपके पास है 42 लाख का, डिवाइड बाय 2, इक्विटी आपको 21 लाख की मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अपने लोन अपनी इक्विटी से डबल मेंटेन कर सकते हैं, डेट इक्विटी का मतलब यही होता है। तो अगर डेट 42 किया तो इक्विटी कम से कम 21 लाख तो रखनी पड़ेगी आपको। तो क्या 21 लाख ऑप्शन में? ये रहा जी, ये क्वेश्चन है बेटे, बताओ। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है हमसे अगले MCQ में? क्या पूछ रहा है?
हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी, आप कितनी इक्विटी बायबैक कर सकते हैं। अच्छा बताओ कितने शेयर आप बायबैक कर सकते हैं 30 रुपए के हिसाब से। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे तो इक्विटी भी निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 70 to 80 है, 72,80,000 की इक्विटी है, इसमें से 21 लाख की इक्विटी मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक मुझे मेंटेन करना पड़ेगा 10x CRR, क्योंकि CRR आपका फ्री रिजर्व नहीं होता, वो अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 30 इंटू x, ये इधर चला जाएगा 70 to 80 माइनस 21 लाख 51,80,000, तो 30x प्लस 10x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5180 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएंगे 1,29,500, तो 1,29,500 ये रहा जी, शेयर तो निकाल दिया हमने। अब अगर 1,29,500 आपने नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए हैं और एक शेयर आपका 30 रुपए का है, तो आप इतने रुपए निकाल रहे हैं, 10 रुपए की कैपिटल और 20 रुपए का प्रीमियम, आप इतने रुपए इक्विटी में से निकाल रहे हैं इक्वेशन के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ शेयर आ गए हैं तो 30 रुपीज के हिसाब से ये इक्विटी आप निकाल रहे हैं। आपसे पूछ रहा था बताओ कितनी परमिटेड बायबैक इक्विटी है, तो इसका आंसर है ये 3885। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, जिन बच्चों ने तो बायबैक ढंग से पढ़ा है, मैंने तो रिवीजनरी वीडियो भी दे दिया था आपको, जिन बच्चों ने तो ढंग से पढ़ा है उनको तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी कहां चल रही है। जिन बच्चों ने ना क्लास ढंग से देखी है ना रिवीजन किया है, उनके लिए ये चीजें पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है, उनका मैं क्या करूं बताओ। मैं उनको सिर्फ भगवान राम का नाम लेने के लिए कह सकता हूं कि राम का नाम लो और किस्मत आजमाओ पेपर में जाके। मैं क्या कर सकता हूं सर, हमें ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, ये आएगी नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। और जिस बच्चे ने ढंग से क्लासेस अटेंड की हुई है उसको तो पता है बच्चों वाली इक्वेशन है, ऐसे कर दूंगा, तो मुश्किल काम थोड़ा ना सर। लो जी अगले क्वेश्चन में आ गया मैं। साहिल agreed to sell its factory located in Assam to Kali Limited on 4th of December। 4 दिसंबर को इसने अपनी फैक्ट्री बेचने के लिए अग्रीमेंट किया है। अग्रीमेंट अग्रीड 4 दिसंबर को। बताओ बैलेंस शीट कब बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 24 को, बैलेंस शीट डेट बनेगी 31 मार्च 24। तो बैलेंस शीट डेट से पहले पहले रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। देखते हैं चलो आगे। इट एंटर्ड इनटू अ सेल डीड ट्रांसफरिंग ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑन ओनरशिप ऑन 1 Feb। 1 फरवरी को सेल डीड साइन हो गई, बहुत बढ़िया जी, सेल डीड हो गई, तो बैलेंस शीट डेट से पहले पहले सेल डीड हो गई। बट द ट्रांजैक्शन वाज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑन 30th मई। लेकिन प्रॉब्लम ये है सब रजिस्ट्रार के पास 30 मई को गए हैं। सेल डीड तो 1 फरवरी को बन गई थी, डीड बन गई, साइन वाइन हो गए, बस वहां पेश नहीं हुए कोर्ट के अंदर। तो जब तक सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगी तब तक उसको मान्यता मिलती नहीं है। तो 30 मई को आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? सेल डीड बनी है बैलेंस शीट डेट से पहले, लेकिन रजिस्ट्री हो रही है 30 मई को, तो 31 मार्च को आप सेल मानोगे कि नहीं मानोगे, या सेल अगले साल में मानोगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन बन गया,
इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाला, कि 31 मार्च को खड़े होके देख रहा हूं कि बताओ ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। रजिस्ट्री तो तुम्हारी 30 मई को हो रही है, डीड तुमने फरवरी में साइन कर ली। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? ट्रांजैक्शन का लीगल स्टेटस मत चेक करो, ट्रांजैक्शन की रियलिटी चेक करो। जब आपने सारे रिस्क, सारे रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई तो पेंडिंग है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है लीगल रियलिटी छोड़ो। रियलिटी में तो आपने ट्रांसफर कर दिया, सेल डीड हो गई, आपको 31 मार्च को इसको सेल मान लेना चाहिए। मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा। फिर बच्चे का मैसेज आ गया, जिंदल सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में तो आप कहते हो डिलीवरी होनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, यहां पे आप कुछ और ही कह रहे हो। तो AS9 लगता है गुड्स और सर्विसेज पे, और मैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाता हूं एसेट्स के ऊपर। कोई फैक्ट्री बिक गई, कोई प्लांट बिक गया, कोई लैंड बिक गई, एक एसेट पे ओनरशिप। गुड्स और सर्विसेज रेगुलर बिकते रहते हैं, तो वहां पे AS9 पढ़ो, वहां पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं लग सकता। लीज का AS19 पढ़ा था, मैंने वहां पे भी बोला था कि अगर आप कोई एसेट फाइनेंस लीज पे लाते हैं तो आप उसकी एंट्री पास करें एसेट टू लेसर। वहां पे कौन सा आपके पास ओनरशिप आ गई थी? तो लीज का सारा AS ही सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर है। तो अगर आप बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, तो वहां पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख सकते हैं आप। लेकिन गुड्स और सर्विसेज में AS9 लगता है, वो आपका रूटीन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो अलग चीज है। एम मिक्स करके कॉम्प्लिकेट कर लेते हो चीजों को। तो मैं 31 मार्च को सेल मानूंगा। अब मुझसे क्वेश्चन कहता है बताओ जो सेल है और जो गेन है, अब कोई चीज बेचेंगे तो नफा नुकसान तो होगा, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31। बिल्कुल ठीक है जी, आंसर बिल्कुल सही है, ए आंसर आएगा इसका। मैं बिल्कुल मानूंगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से। तो आगे के ऑप्शन क्या है? क्या 30 मई को मानेंगे? ना, सेल तो कहते हैं जी हम बैलेंस शीट डेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन गेन 30 मई को ना। जब सेल बुक कर ली तो नफा नुकसान तो आएगा ही। जब आपने सेल ही 31 मार्च को एडजस्ट कर दी तो सेलिंग प्राइस पे की होगी, नफा नुकसान भी 31 मार्च को बुक होगा। रजिस्ट्री करा देंगे, कोई बात नहीं। बोथ सेल एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज। अरे भाई नहीं, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को तो एग्रीमेंट बना है, 4 दिसंबर को कैसे हो जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट है सर। क्लास में कितनी, सर ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है? अरे भाई किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का क्वेश्चन बैंक खोल के देखो। और ये क्वेश्चन गलती से AS9 की बुक में भी चला गया था, तो मैंने बोला था कि ये AS9 का क्वेश्चन नहीं है, गलती से आ गया। लेकिन आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ लो, मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको ये। क्या बात कर रहे हो सर, सब पढ़ाया हुए। अब याद तो बेटे आपको रखना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ये देखो, प्रथम एंड एसोसिएट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील रॉड्स। क्या बनाते हैं? स्टील रॉड। बहुत बढ़िया जी। इट इन्वेस्ट इट्स प्रॉफिट्स बाय परचेजिंग शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन ऑर्डर टू अर्न डिविडेंड इनकम। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। मैं काम करता हूं स्टील रॉड का, मैंने स्टील रॉड का बिजनेस करके पैसा बनाया, उस पैसे को किसी कंपनी के शेयर में लगाया। शेयर में इसलिए लगाया कि डिविडेंड आएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 देखेगा और कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगा। इट हैड परचेज्ड शेयर ऑफ भारती एयरटेल 1819, हाउएवर इट सोल्ड ऑल द शेयर्स 23-24। 18-19 में खरीदे थे, 23-24 में बेचे हैं, तो कोई बात नहीं, शेयर बेचेंगे तो नफा नुकसान तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट को बेचने का नफा नुकसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है। चल P&L, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ढेरों क्वेश्चन करा रखे हैं, चल P&L 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 P&L। What amount would be disclosed in the profit and loss account for the 23? तो P&L में क्या आएगा? तो P&L में नफा नुकसान तो आएगा ही बेचने का। This transaction would not affect the P&L। गलत बात, क्यों नहीं इफेक्ट करेगी? बेचने पे प्रॉफिट लॉस आएगा, वो P&L में जाएगा। The carrying amount net of expenses would be disclosed। अरे कैसी बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू P&L में डाल दोगे? क्या बेवकूफी है। इन्वेस्टमेंट को बेचने का सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे उसकी बुक वैल्यू, जो नफा नुकसान आएगा वो P&L में जाएगा। 100 में खरीदा है, 120 में बेचा है, 20 रुपए का गेन है। ये कहता 100 के 100 डाल दें? अरे क्या,
द सेलिंग प्राइस नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज्ड। अरे क्या बेवकूफी है, ना तो शेयर को खरीदने की कॉस्ट पीएनएल में जाती है, ना शेयर को बेचने का प्राइस। नफा नुकसान भाई साहब, नफा नुकसान। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड वुड बी डिस्क्लोज। हाँ, डिफरेंस जाता है सर। कैरिंग अमाउंट का और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, ये आपका गेन और लॉस होगा, ये पीएनएल में जाता है। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, बताओ। अच्छा जी, अब क्या रह गया? ये AS 19 का क्वेश्चन है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अंडर फाइनेंस लीज। MLP में होती हैं दो चीजें, एक लीज रेंटल प्लस GRV, ठीक है, एंड UGRV, मैंने इसमें जोड़ दिया UGRV। इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर मैं PV ऑफ लीज रेंटल, GRV और UGRV माइनस कर दूंगा, अरे ये तो बन गया PV ऑफ नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेवकूफ बना रहा है। कहता है जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं MLP और UGRV माइनस कर दूं, MLP में दो चीजें होती हैं, प्लस कर दिया UGRV, तो तीन चीजें बन गई हैं। तो इन तीनों की डिस्काउंटिंग अगर मैं कर दूंगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। MLP प्लस UGRV आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, डिस्काउंट कर दूंगा तो नेट है। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो आपका UFI है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये कोई कहने की बात है? अलग हमें बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब ये लोग। अच्छा, कहता है जी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड, कहते हैं जी PV ऑफ MLP एंड PV ऑफ UGRV। तो अगर मैं PV ऑफ MLP में PV ऑफ UGRV जोड़ दूंगा तो ये भैया नेट इन्वेस्टमेंट ही तो बनेगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है। MLP में दो चीजें होती हैं, UGRV जोड़ देते हैं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ये कहने वाली बात है। हो गए सारे MCQ आपके 30 नंबर पक्के। अब शुरू होता है ये खेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। मुझे तो क्वेश्चन की नंबरिंग बतानी है सर, मैंने लिस्ट बना रखी है पहले ही। लो जी, 1A AS 26 का क्वेश्चन है बेटे, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 161 है और मॉड्यूल नंबर 1 है। मुझे कुछ कराना ही नहीं, मैं आ गया जी इसके बी पार्ट में। ये AS 2 का क्वेश्चन है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 295 है, ये भी मॉड्यूल 1 में है। ये इसका C क्वेश्चन है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 36 है, पेज नंबर 66 है, मॉड्यूल 1 है। मुझे पॉज करके आप किताब खोलो, मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको। ये रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म टू करंट, करंट टू लॉन्ग टर्म। ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है कि आपके पास अगर 16,000 यूनिट है, 16,000 हमने कर दिया जिसका 5%, तो 800 यूनिट आपके नॉर्मली लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको 950 का लॉस हो गया, तो 150 यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस में है। ये बच्चों वाला काम है सर। तो करना क्या है, 16,000 यूनिट, 190 रुपए का रेट है, डिवाइड करना है आपको 15,200 से, एक गुड यूनिट की आपकी कॉस्ट आ जाएगी, फिर उसको एलोकेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, कराया हुआ है मेरा। फिर हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया सर, कंपनी फाइनल अकाउंट का सर। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 का प्रेजेंटेशन देना है बस आपने, बात खत्म। ये क्लास बुक का अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 46 है, मॉड्यूल 2 है, क्लास बुक का मॉड्यूल 2 है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है बेटे।
फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3A। ये 3A, ये है AS29 का क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया वारंटी का। इन्होंने वारंटी का प्रोविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कहते हैं कस्टमर को जो वारंटी के पैसे हमने देने हैं वो हमें आगे से कहीं से रिकवर हो जाएंगे। नहीं समझे? एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये मैन्युफैक्चरर है, इसने माल बेचा मिस्टर वाई को, ये डीलर है, डीलर ने माल बेचा कस्टमर को, कस्टमर को प्रॉब्लम आ गई, वो वाई के पास आ गया, तो वाई कहता है मैं प्रोविजन क्यों बनाऊं वारंटी का, मैंने तो एक्स से रिकवर कर लेने हैं। तो अगर मैं कस्टमर की वारंटी पे खर्च करूंगा तो मैं एक्स से रिकवर कर लूंगा, मेरी जेब से कुछ जाना ही नहीं, उसने बनाया नहीं प्रोविजन। तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है और ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो जो पैसे आपको देने पड़ेंगे कस्टमर को वो आपकी जेब से निकलेंगे, उसका प्रोविजन बनाओ, वो वारंटी प्रोविजन है। और जो पैसे आपको मिलने हैं, जो रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आपको पता है कि रिम्बर्समेंट मिलना है, सर्टेन हो जाएगा, तो हम उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक प्रोविजन है, एक एसेट है, दोनों अलग अलग है। तो आपने प्रोविजन ही नहीं बनाया कि जी प्रोविजन क्यों बनाऊं, ये जाएगा वो आएगा, गलत बात है। ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी, तो प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए था एज पर AS29। आपको कंडीशन बताई थी, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, इट शुड बी ड्यू टू पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टिमेट शुड बी अवेलेबल एंड आउटफ्लो मस्ट बी प्रोबेबल। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, वारंटी पे पैसे खर्च होने होने, पास्ट ट्रेंड आपको बता ही देगा। आपने प्रॉमिस किया वारंटी का तो आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, सेल किया तो वो पास्ट इवेंट है, तो प्रोविजन बनाना चाहिए। और जो पैसे आपको आगे से मिल जाएंगे वो एसेट है, जो देने हैं वो लायबिलिटी है, अलग अलग रिकॉर्ड करो। इन्होंने कॉन्ट्रा में कैंसिल कौंसल करके कहते छोड़ो परे, क्या करना है ना, गलत बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा जी सर, जो इसका बी पार्ट है बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 472 है, और ये मॉड्यूल 2 में पड़ा है। करना है कर लेना, छोड़ना है छोड़ देना, क्लास में किया हुआ है आपने, क्लास में किया हुआ है, पेपर में भी हैंडल कर ही लोगे। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, ये है अमेलगामेशन पे। इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली, अनु एंड भानु, अनु एंड भानु, इन्होंने अमेलगामेशन कर लिया और एक नई कंपनी बना ली अनबन। लो जी अनबन, ये न्यू कंपनी है। तो दो वेंडर है, दो पीसी होंगे, ये न्यू कंपनी आपकी। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, पर बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया जिंदल सर एमटीपी में अमेलगामेशन का क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, क्लास में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया आपको, ये तो बच्चा क्वेश्चन था। ये न्यू कंपनी है। बच्चा कह रहे जी आईवी क्यों नहीं लगाया आपने, अरे आईवी थोड़ा ना लगाना है, भूल गए सारी बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेजिंग कंपनी का मार्केट प्राइस क्वेश्चन में है क्या। अगर मार्केट प्राइस परचेजिंग कंपनी का है तो पीसी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस नहीं है तो फिर हम ढूंढते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। न्यू कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से आई, अमेलगामेशन में नोट लिखवाया था कि अमेलगामेशन में नई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकल सकती। मार्केट प्राइस नहीं है तो आईवी चेक करो, आईवी नहीं है तो फेस वैल्यू। तो आपकी ये जो कंपनी है ये अपना पीसी फेस वैल्यू पे इश्यू करेगी, सिंपल सी बात है। एक और बात, अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बता रखा हो कितने शेयर्स कितना कैश, तो पीसी मिसिंग है, नेट एसेट मेथड लगा दो। मैंने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, ये लो छोटा सा क्वेश्चन था एक, ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, कहीं भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि कितने शेयर्स कितना कैश। जब आपका पीसी मिसिंग है, नेट पेमेंट फेल हो गया, नेट एसेट मेथड लगा के चुटकियों का काम था। मैं तो खुश हो रहा था कि मेरे बच्चे डांस करेंगे, पर कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, मेरे पास गिनती के 10-15 मैसेज आए होंगे, सर क्वेश्चन नहीं हुआ। गलत बात है ये,
पहले एमेलगामेशन की रेगुलर क्लासेस दी, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, उन क्वेश्चंस के लेवल देख के तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। लो मैं पीसी निकालना है, मैं यही निकाल देता हूँ। ये देखो, एक तो आपको गुडविल लेनी है, एक 75 और 50, ये लो मैं ये पीसी निकाल देता हूँ। पीसी निकालना है, एक है अनु, क्या नाम है इसका, अनु और बानु। लो गुडविल कितनी है, इसकी गुडविल तो है 175 और इसकी गुडविल कितनी है 50। प्लांट एंड मशीनरी बताओ किसका रीवैल्यू करना है, अनु का। प्लांट 125, तो फिर इसका प्लांट कितने का लेना है, ये रहा प्लांट 50,000 का होगा। एक का रीवैल्यू हुआ है ना, ठीक है जी। गुडविल हो गई, प्लांट हो गया। लो उसके बाद क्या है, फ्री होल्ड, मार्केट वैल्यू नहीं है तो चल बुक वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन, सब कुछ उठा लो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,75,000, 3 लाख। मोटर व्हीकल 37,500, 25,000। ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख, 1 लाख। इन्वेंट्री 287,500, 225। कैश, एक्सेप्ट कैश नहीं लिखा हो तो कैश भी ले लेते हैं हम। लो फिर लाइबिलिटी साइड चेक करो, कोई ट्रेड पेबल्स हो भाई साहब, कोई ट्रेड पेबल्स हो चेक करो। ये रे ट्रेड पेबल 2,62,500, 1,62,500, 2,62,500, 1,62,500। फिर इसके बाद क्या है, डिबेंचर्स, इसके पास 1.5 लाख के हैं, पढ़ना पड़ेगा। द डिबेंचर्स ऑफ बानू आर टू बी डिस्चार्ज्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितने में, 5% प्रीमियम पे। 1.5 लाख का 5%, 7,500, 1,57,500। लो जी डिबेंचर्स 1,57,500। पीसी आ गया, करो कैलकुलेशन कितना पीसी आया, 175, 125, 375, 37,500। चलो आप कर लेना, जो भी टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, आगे क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़ी क्वेश्चन है, मुझे बताओ नेट एसेट मेथड से पीसी निकाल के 10 रुपए से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए हमने। मार्केट प्राइस नहीं है, नहीं है। आईवी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेलगामेशन में नई कंपनी बनी, नई कंपनी की बैलेंस शीट 0 है, आईवी कैसे निकालोगे। तो फेस वैल्यू, पीसी नेट एसेट मेथड। मैं तो सोच रहा हूँ ये तो क्वेश्चन आ जाए पेपर में, बच्चे के पूरे नंबर आने चाहिए भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो। चलो जी आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया जी, ये तो आपका होल्डिंग कंपनी का है, अपनी क्लास बुक का ही है। ये होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है, AS21 का, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 136, मॉड्यूल 2। डिट्टो क्वेश्चन क्लास बुक में है, डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो। 5B, ये भी AS21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेज नंबर 139 देखो, मॉड्यूल 2, डिट्टो क्वेश्चन पड़ा है जी। रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये 6A, जैसे MTP 1 में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर नहीं चेक कराया था आपको मैंने, जिसमें वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, एसेट और लायबिलिटी और इक्विटी वाला फंडा था। ये 2 क्वेश्चन वहीं के हैं। ये तो वहीं से चेक कर लेना, इसमें मेरे लिए बताने लायक कुछ है नहीं। आपको एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी बतानी है। ये क्वेश्चन मेरे क्लास के कराए हुए, आप क्लास की कॉपी खोलो, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर था वो, मैंने बिल्कुल लास्ट में कराया था। एएस का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले लेक्चर में था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो लास्ट चैप्टर था। तो लास्ट चैप्टर खोलो, थ्योरी लिखी हुई है, मैंने स्टडी मेट से कराया था आपको।
लेकिन थ्योरी क्लास में लिखवाई थी, वहां से पढ़ लेना। फिर ये क्या था, ये इसका बी पार्ट है। ये क्या चीज थी बी पार्ट में, ये है सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो इक्विटी शेयर्स को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 18 है जी क्लास बुक का। ये है सी, ये ब्रांच का क्वेश्चन है, ब्रांच का। और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 3, डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट। डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो एमटीपी खत्म हो गई, कुछ था ही नहीं बेटे, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने वाले थे, बाकी तो आपको आना चाहिए सब कुछ। अब मेरी तरफ से May 24 एग्जाम्स की मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है May 24 के लिए। आपको क्लासेस में डिलीवर कर चुका हूं, एमसीक्यू बुक आपको डिलीवर कर चुका हूं, रिविजनरी वीडियोस में आपको दे चुका हूं, आरटीपी का वीडियो दे चुका हूं, एमटीपी के वीडियोस दे चुका हूं, क्वेरीज में आपकी ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, ढंग से पेपर करके आना, लापरवाही मत करना, कोशिश करना कि आपका नाम इन पेपर्स के अंदर चमके, क्योंकि आपका नाम चमकेगा तभी हमारा भी दमकेगा सर। अपना भी नाम रोशन करना और हमारा भी रोशन करना, ठीक है जी। हमारी दुकानदारी के लिए आपका चमकना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, मजाक कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, खुश रहो हमेशा।